हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम कॉमर्स गुरुकुल। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 5। ओके, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और साथ में साथ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से भी चलते रहे। तो सबसे पहले मॉडल पेपर का इम्पोर्टेंस बताएंगे हम कि किस प्रकार अभी मैक्सिमम एग्जाम में मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आ रहा है। तो हम लोग मॉडल पेपर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चलेंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। मॉडल पेपर करने से हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज लीडरशिप एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन का एलिमेंट है लीडरशिप? तो हम लोग डिस्कस किए हुए पहले का मॉडल पेपर में 1, 2, 3, 4 में कि किस प्रकार डायरेक्शन काम करता है, क्या क्या डायरेक्शन का कंसेप्ट है, मीनिंग है, नेचर है और एलिमेंट को भी डिस्कस कर दिया गया। लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि यस, जो डायरेक्शन का एलिमेंट लीडरशिप है, कौन कौन सा एलिमेंट है? तो आपका सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, सारा क्या है एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन का। अगर आप लोग को जानते हैं तो प्लीज जाइए कमेंट करके बताएं कौन कौन सा एलिमेंट है हमारा डायरेक्शन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे विलियम जी स्कॉट के दिया डिफिनेशन दिया गया है। मोटिवेशन का मीनिंग होता है क्या? द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्टिंग टू accomplish डिजायर गोल। ओके, तो ये डिफिनेशन पूछा गया तो हम लोग एक लाइन में स्मॉल जो डिफिनेशन था आप लोग के लिए इजी है, जो एग्जाम में आराम से इजीली इसको याद करके लिख सकते हैं। तो आपके लिए ये डिफिनेशन एनसीईआरटी बुक का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी? पब्लिसिटी का क्या मीनिंग है? तो हम लोग जानते हैं पब्लिसिटी क्या है, एक नॉन पेड फॉर्म है, प्रमोशनल टूल है जो क्या करता है, रिस्पॉन्स लेता है। जो बायर सब जो भी बाय करता है उसका रिस्पॉन्स को कलेक्ट करता है और उसको मास मीडिया में फिर फैला दिया जाता है। इसका ये क्या है, और साथ में नॉन पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन का। और ये साथ में जो बायर है और सेलर के बीच में कुछ ऐसा ज्यादा कुछ बड़ा कम्युनिकेशन या फिर इन्वॉल्व रिलेशन नहीं होता है। ये क्या करता है, सिंपली जो भी प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो सेटिस्फाई होता है बायर, तो खुद अपना एक रिव्यू बनाता है कि प्रोडक्ट के बारे में और फिर मास मीडिया में फैलाता है एज ए न्यूज के पुट में वीडियो बना के, ताकि दूसरा भी अवेयर हो सके प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में, फीचर के बारे में। तो ये कंपनी इसका बेनिफिट उठाता है और इसके कारण एक तरह का प्रोडक्ट का सेल प्रमोशन भी हो जाता है इसी के कारण। तो पब्लिसिटी का सिंपल सा मीनिंग समझ गया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका रिव्यू फीचर बताते हैं अच्छे से कि हाँ इस प्रोडक्ट का कितना बेनिफिट है मेरा लाइफ में, तो उसी को फिर मास मीडिया में जाता है और वही आपका जाके पूरा ऐसे प्रचार का काम करता है और उसके बाद साथ में हेल्प होता है सेलिंग को इंक्रीज करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव टू एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंट प्रोडक्ट। कौन कौन सा एग्जांपल है कन्वीनियंट प्रोडक्ट का? तो पहले कन्वीनियंट प्रोडक्ट का मीनिंग आपको छोटा सा बताते हैं। देखिए दिया गया है बहुत बड़ा स्लाइड, तो आपको इससे डरना नहीं, बस आपका क्वेश्चन यहीं पे है 1, 2, 3। आइए आपका एग्जांपल। तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट का मतलब होता है वैसा प्रोडक्ट जिसका हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं अपना रूटीन लाइफ में, तो कन्वीनियंट प्रोडक्ट होता है। जैसा हम लोग हर दिन नहाते हैं तो नहाने के लिए साबुन चाहिए, पीने के लिए दूध चाहिए, खाने के लिए चावल, रोटी, दाल, आटा सब चाहिए। तो ये सब जो हम लोग हर दिन अपना रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं तो कन्वीनियंट गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बस आपको पूछा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिल्क, लिख सकते हैं ब्रेड, लिख सकते हैं पल्सेस, राइस, है ना, शुगर, सोप, सारा ये सब कन्वीनियंट में तो इसको लिख सकते हैं। ये सब और भी टाइप ऑफ गुड्स होता है तो इसको हम लोग कभी नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर? तो बोल रहा है कि कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, इधर इंडिविजुअल हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो परचेज करता है गुड्स को या फिर सर्विसेज को अपना पर्सनल यूज के लिए। और ऐसा नहीं कि वो क्या करेगा, उसको गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, रिसेल कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप में है, अपना पर्सनल यूज के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो कंज्यूमर है। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि जो कंज्यूमर है हमारा इंड यूजर होता है।
और सेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बता रहा है कि लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको कमेंट में बताना कि क्या कौन कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, है ना। लास्ट फंक्शन यहाँ पे पूछ रहा है तो हम लास्ट बताएं, कंट्रोलिंग है उसका लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, स्मॉल ब्रीफ में बता दे रहे हैं कि कंट्रोलिंग का मीनिंग हम बार बार बता रहे हैं इसको, कि अगर हर कंपनी में एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, उस स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद जो भी डिफरेंसेस होता है कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल से, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा ही, 19-20 होगा। तो जो भी डिफरेंसेस होता है उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है कि क्या रीजन है डिफरेंसेस का, फिर उसको दूर किया जाता है डिफरेंसेस को। वही हमारा कंट्रोलिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड। हम लोग कब नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो डे है हमारा 24 दिसंबर। हर साल हम लोग 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। क्लियर। साथ में ही हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम लोग मनाते हैं 15 मार्च। कंफ्यूजन नहीं रहना है, जब इंडिया का बात करेगा, नेशनल का बात करेगा तो हम लोग 24 दिसंबर, और जब वर्ल्ड का बात करेगा तो 15 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से बता रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। तो पहले छोटा सा हम लोग कम्युनिकेशन का मीनिंग समझेंगे, क्या है भाई कम्युनिकेशन। तो जो भी हम लोग क्रिया, इंफॉर्मेशन है, कोई भी थॉट है, प्रोसेस है, फीलिंग है, उसको जब हम लोग शेयर करते हैं वन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट है या फिर फंक्शन बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आपको पूछा है प्रोसेस, तो इसका प्रोसेस है यहाँ पे 7 प्रोसेस बता गया। सेंडर है, मैसेज है, इनकोडिंग, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको मीडिया भी बोला गया है, फिर रिसीविंग है, डिकोडिंग है और फीडबैक है। ओके, तो पहला जानते हैं सेंडर। तो सेंडर क्या है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो मैसेज को जनरेट कर रहा है, कन्वे करने का कोशिश कर रहा है ना, तो वो होता है सेंडर, है ना। जो सोर्स ऑफ जहाँ पे मैसेज रहता है, जहाँ से सोर्स स्टार्ट होता है, मैसेज करने का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, सेंडर के पास। एक पास सेंडर होता है, उसके दिमाग में चलता है मैसेज कि क्या मैसेज हमको करना है, क्या उसके पास आइडिया है, कौन सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम आगे उसको भेजने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट में आता है मैसेज। इस मैसेज में क्या है, आइडिया, इंफॉर्मेशन और व्यू, फैक्ट, फीलिंग, जो भी उसका जनरेट बाय द सेंडर एंड इन देन इंटेंडेड टू कम्युनिकेटेड फर्दर। उसके बाद जो भी है इंफॉर्मेशन उसको जनरेट करता है अपना माइंड में, उसके बाद फर्दर क्या कर सकता है, बाद में उसको कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा इनकोडिंग। इनकोडिंग का मीनिंग क्या बता रहा है यहाँ पे, कि जो भी मैसेज को जनरेट किया, अब उसको क्या करेगा, इनकोडेड करेगा, मतलब उसको सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट करेगा, है ना, वर्ड के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में, गेस्चर के फॉर्म में, है ना, इमोजीज के फॉर्म में, कोई भी अपना कोड, मतलब एक लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज को यूज करके उसको इनकोड करेगा ताकि उसको कन्वे कर सकता है मैसेज को। ओके, फोर्थ पॉइंट में आता है मीडिया, जो हम लोग बोले थे कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही है हमारा मीडिया। तो मीडिया क्या करता है, जो भी इनकोडेड मैसेज को किया उसको ट्रांसमिट करेगा। तो ट्रांसमिट कैसे करेगा, या तो ओरली करेगा, जैसे अभी हम लोग आप बोल के कर रहे हैं, या फिर रिटर्न लिख के भी कर सकता है। साथ में कौन सा मीडियम को यूज करेगा, टेलीफोन से अपना जो है मैसेज को देगा, या फिर इंटरनेट के थ्रू देगा, पोस्ट के थ्रू देगा, फैक्स के थ्रू देगा, ईमेल के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप के जरिए। बहुत सारा मीडियम है ना कम्युनिकेशन करने का, तो कोई भी मीडियम से एक्सचेंज करेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आता है डिकोड करता है। उसके बाद मैसेज को जाता है रिसीवर के पास, तो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, जो भी वो सिंबल में भेजा है, वर्ड में भेजा है, उसको क्या करेगा, अपना लैंग्वेज में उसको
डिकोड करेगा, समझेगा मैसेज को, उसको रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट में आता है रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, जो पर्सन रहता है वो क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज को। रिसीव करने के बाद जो मैसेज में लिखा हुआ रहता है उसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ता है, फिर उसको समझता है। बढ़िया से समझने के बाद प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव से और साथ में उसको एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैसेज, जो भी उसको एक्टिविटी दिया गया है, फिर एक्शन प्रोवाइड किया गया है मैसेज में, उसको बढ़िया से समझता है। और उसके बाद वो क्या करता है, ओनली देन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। जो भी मैसेज अगला आदमी देना चाह रहा था उसको प्रॉपर वे में पढ़ता है, समझता है, और पिक्चर फॉर्म में हो या फिर ओरल फॉर्म में हो या फिर रिटर्न फॉर्म में समझता है, तो सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो गया, समझिए। उसके बाद उसका स्टेप क्या है, फिर लास्ट में क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है। जो भी मैसेज उसको पास मिला उसका कुछ ना कुछ तो फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जो भी समझा उसको रिप्लाई करता है, वो ये फीडबैक। उसके बाद जैसे रिसीव हो जाएगा कंफर्म कर देगा सेंडर को कि हाँ आपका मैसेज हमको मिल गया और हम समझ भी गए हैं, और ये पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहला बता रहा है सिंप्लिसिटी होता है। कंट्रोलिंग का जो भी कैरेक्टरिस्टिक पहले तो बहुत सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो कि जो भी जितना एम्प्लॉय है वहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, ठीक है, कहाँ पे ऑब्स्टेकल आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है। तभी तो जो एक्चुअल में है और जो स्टैंडर्ड सेट किया उसको क्लियर रहेगा, तभी तो डिफरेंसेस इजिली फाइंड हो पाएगा, बढ़िया से एनालाइज करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट बता रहा है ऑब्जेक्टिविटी। इसमें क्या बता रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट बता रहा है सुटेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिकल। इसको हम मॉडल पेपर 4 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, तो प्लीज आप जाइए मॉडल पेपर 4 को रेफर कीजिए वहाँ, और इसे अच्छे से भी एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे अभी हम टाइम का थोड़ा इशू है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन। क्या डिफरेंसेस है भाई डायरेक्शन और सुपरविजन में। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्शन और सुपरविजन। तो हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है डायरेक्शन भी, और सुपरविजन क्या है, तो डायरेक्शन का एलिमेंट है, ठीक है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। तो देखा जाए तो बहुत डायरेक्शन का ही पार्ट है सुपरविजन, एक छोटा सा पार्ट है डायरेक्शन का। तो अभी डिस्कस करेंगे डायरेक्शन है क्या पहले। तो डायरेक्शन का इंट्रोडक्शन है, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, जो इम्प्लॉय होता है उसको गाइड करता है, साथ में ऑर्डर देता है और साथ में इन्फ्लुएंस भी करता है इम्प्लॉय सबको, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव कर सके। डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, इम्प्लॉय सबको गाइड करता है, ऑर्डर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ताकि जो भी गोल हो ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर सके। सुपरविजन का क्या मीनिंग है भाई, तो सुपरविजन का मतलब होता है मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग देखता है, ऑब्जर्विंग, जो परफॉर्म कर रहा है इम्प्लॉय सब क्या, जो इम्प्लॉय सब है उसको मॉनिटर करता है, ऑब्जर्व करता है, उसका परफॉर्मेंस को चेक करता है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ कहीं बढ़िया से नहीं कर पा रहा तो फिर उसको ऑब्जर्व करके बताया जाता है कि देखिए आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, वहाँ हैंड टू हैंड जाके सुधारा जाता है। तो सुपरविजन में समझ गए, डायरेक्शन का भी समझ गए। बता रहा है कि डायरेक्शन का क्या नेचर है, तो जो डायरेक्शन है वो गोल ओरिएंटेड होता है नेचर में, और सुपरविजन का नेचर क्या है, वो टास्क ओरिएंटेड होता है, एक प्रॉपर टास्क को ही फोकस करता है सुपरविजन। अब डायरेक्शन का क्या स्कोप है, तो डायरेक्शन बहुत ब्रॉडर सेंस में यूज हुआ करता है, एक बड़ा बहुत बड़ा एरिया में, और सुपरविजन जो होता है वो लिमिटेड एरिया को कवर करता है, क्लियर। अब जो डायरेक्शन है उसको डिसीजन मेकिंग पावर रहता ही नहीं डायरेक्शन में, तो यस जो डायरेक्शन होता है उसमें डिसीजन मेकिंग पावर होता है, लेकिन सुपरविजन में डिसीजन लेने का पावर नहीं रहता है। बस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है वो सबको गाइड करता है, ऑब्जर्व करता है, उसका परफॉर्मेंस को सुधारता है, क्लियर है। अब बता रहा है कि जो डायरेक्शन में कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो डायरेक्शन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम रहता है।
लेकिन सुपरविजन कहाँ पे होता है, जहाँ पे मिडिल और साथ में लोअर लेवल का। उसके बाद डायरेक्शन में क्या फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, तो नहीं, कंपलसरी नहीं है, हमेशा फेस टू फेस नहीं हो पाता, क्योंकि टॉप लेवल के पास टाइमिंग का इशू रहता है, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा और बर्डन रहता है, कंपनी का काम रहता है, तो हमेशा फेस टू फेस कंपलसरी नहीं हो पाता है। लेकिन इमरजेंसी केस में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जरूर होता है। लेकिन सुपरविजन में कंपलसरी है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, तभी तो बता पाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको सुधारा जाता है। तो आई होप पूरा अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन और सुपरविजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या क्या रिलेशन है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में? तो हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग इज बेसिस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग का बेसिस कहाँ से, कंट्रोल, कंट्रोलिंग का बेसिस कहाँ से, प्लानिंग से। हर दोनों साथ में चला, अगर प्लानिंग किए हुए तो कंट्रोलिंग नहीं, तो कंट्रोलिंग बेकार। अगर कंट्रोलिंग पॉसिबल है नहीं अगर प्लानिंग नहीं किए हैं तो, ठीक है। हम लोग जान रहे थे कि कंट्रोलिंग में क्या होता था, पहले तो स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट कर रहा है मतलब प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे थे स्टैंडर्ड के साथ, उसके बाद जो भी डिफरेंसेस आ रहा था फिर उसको क्या कर रहे थे हम लोग, उसको एनालाइज कर रहे थे, क्यों डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, फिर उसको हम लोग ठीक कर रहे थे। तो ये पार्ट है कंट्रोलिंग का। तो दोनों साथ में रहेगा तभी फ्रूटफुल होगा, नहीं तो फिर बेकार है। देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग और प्लानिंग का बहुत साथ में ही मिलके चलता है, लोग दोनों अलग अलग नहीं है हमेशा। तो हम लोग जानते हैं प्लानिंग जो होता है कोई भी फर्म का या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट बेसिक फंक्शन है। हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए प्लानिंग करता ही है। प्लानिंग में इसमें क्या होता है, उसमें डिसाइड व्हाट टू बी डन। प्लानिंग डिसाइड करता है ना कि क्या करना है, हु विल डू इट, कौन इसको करेगा और साथ में कब करेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक फंक्शन है कि क्या काम है भाई, कौन करने वाला है, कब करने वाला है, ठीक है। साथ में जो एम रहता है प्लानिंग का, एक ब्रिज गैप बिटवीन वेयर द फर्म एंड वेयर इट वाइज टू बी। अभी फर्म कहाँ है और आगे फ्यूचर में कहाँ रहेगा, तो प्लानिंग ही उसको एक ब्रिज बनाता है कि कहाँ से हम लोग को कैसे पहुंचना है। वहाँ पे एक रफ सीट में बनाया जाता है कि प्लानिंग हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 10 करोड़ 20 करोड़ का पहुंचने का टर्नओवर, तो वहाँ पे पहुंच सके, ठीक है। कंट्रोलिंग का क्या है भाई, तो कंट्रोलिंग स्टार्ट कब से होता है, प्लानिंग स्टार्ट होने के तुरंत बाद हो जाता है। तो जब तक प्लानिंग नहीं हुआ तब तक कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कंट्रोलिंग क्या है, एक्टिविटी है गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो भी प्लान चल रहा है उसी का एक्टिविटी के साथ कंट्रोलिंग चलता है। सो विदाउट प्लानिंग देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग कर लिया कि हाँ हमको ऐसे काम को करना है, तो उसके पीछे पीछे चलता है कंट्रोलिंग कि हाँ जो प्लान किया उसके हिसाब से कितना पॉसिबल काम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, उसका रीजन को फाइंड किया जाता है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेके उसको फिर हटाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बता रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट से क्या समझते हैं भाई। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मीनिंग है कि कोई भी गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो या फिर एनीथिंग ऑफ वैल्यू, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए जो मार्केट ऑफर करता है सेल के लिए। तो प्रोडक्ट क्या है, वही जो मार्केट में बिकता है, और मार्केट में तो कूड़ा कचरा बिकने वाला नहीं, जो जिसका कुछ भी वैल्यू रहेगा वही तो मार्केट में बिकेगा, तो वही है हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे बताया जा रहा है क्या कि एक्सप्लेन करना है कंज्यूमर का राइट को। तो यहाँ पे दो राइट दिया गया है, राइट टू सेफ्टी और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देखिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का समरी बनाया गया है, तो आप प्लीज उसको जाकर उस वीडियो को देखिए। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सारा का बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं, बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। साथ में कंट्रोलिंग चैप्टर का भी एक समरी बना के डाल दिए हैं, एकदम बहुत इजी लैंग्वेज, आप लोग 15 से 20 मिनट में सारा चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। स्मॉल समरी बना के डाल देंगे, तो प्लीज आप उसको रेफर करें। उसके बाद अब इस वीडियो को देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला राइट बता रहा है राइट टू सेफ्टी। हर कंज्यूमर के पास अधिकार है भाई
कि अपना जो भी प्रोडक्ट खरीदे वो बेटर प्रोडक्ट खरीदे, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट से उसका हेल्थ खराब हो जाए, उसका फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदे, अच्छा प्रोडक्ट खरीदे, देख के खरीदे। और साथ में क्या क्या देखे, जैसे बताए थे उस चैप्टर में समरी में, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं तो ISI मार्क्स देखते हैं कि हाँ वो क्या करता है, वो क्वालिटी एश्योर करता है कि हाँ इसका क्वालिटी परफेक्ट है। ठीक है, अगर फूड्स का खाने पीने का सामान खरीदते थे FPO मार्क देखते थे, और कुछ एग्रीकल्चर का सामान खरीदते थे तो उसमें AG मार्क रहता है, और साथ में हम लोग कुछ ज्वेलरी खरीदते थे तो वहाँ पे हॉल मार्क्स रहता था। ये सब हम लोग देखते थे इंडस्ट्री का सामान पे कि हाँ ये मार्क्स है तो मतलब ये प्रोडक्ट बेटर होगा हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, तो पहला सेफ्टी होना चाहिए भाई, उसका हेल्थ खराब ना हो, उसका हार्मफुल ना करे। दूसरा राइट बता रहा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, साथ में साथ कंज्यूमर का राइट होना चाहिए एजुकेशन का। क्या चीज का एजुकेशन का, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कंज्यूमर हैव राइट टू लर्न एंड वेल इन्फॉर्म थ्रू आउट देयर लाइफ, ही शुड बी इन्फॉर्म ऑफ हिज राइट एंड रेमेडीज। तो उसको बस जानना चाहिए कंज्यूमर को कि मेरा क्या क्या अधिकार है। अगर कुछ हमको मैन्युफैक्चर या फिर सेलर धोखा दिया तो मेरे पास क्या क्या राइट है, कौन कौन सा राइट है, क्या क्या रेमेडीज हम लोग उसके खिलाफ क्या केस कर सकते हैं, जो भी हर जना है उसको क्या हम लोग रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, मेरा हेल्थ के साथ अगर कुछ भी किया है तो क्या उसका हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो गुड्स हमको दे रहा है क्या जरूरी है लेना, क्या हम उसको पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गुड्स के बारे में। तो सारा ये सब राइट है कंज्यूमर के पास कि अपना एजुकेशन ले। साथ में अभी हर देखे तो छोटा छोटा कैंपेन लगा के बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, टीवी में प्रचार आता है, फोन में रहता है, और आपका कभी कभी तो गाँव तरफ छोटा सा गाड़ी में लेके प्रचार करता है लाउड स्पीकर लगा के, जागो ग्राहक जागो, अपना जो अधिकार है कंज्यूमर को जाने, ताकि एक्सप्लॉइट ना कर सके हम लोग का सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लेबल्स। तो लेबलिंग पहले है क्या, इसको समझेंगे। लेबलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक मार्केटिंग प्रोडक्ट मिक्स का। ठीक है, अब लेबलिंग में क्या दिया रहता है भाई, जो लेबलिंग होता है आप लोग सबको जानते हैं कि लेबलिंग क्या था। हम लोग हर प्रोडक्ट में देखिएगा एक पीस ऑफ पेपर लगा हुआ रहता है, प्रिंटेड में रहता है या फिर अनप्रिंटेड में रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कंप्यूटराइज में कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में जो दिया रहता है वो लेबल्स कहलाता है, उसी को लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइप ऑफ लेबल। तो आप लोग का तो क्लियर है कि लेबलिंग क्या बोलते हैं, लेबल किसको बोलते हैं भाई। तो पीस ऑफ पेपर होता है जो प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, प्रिंटेड में रहता है, अनप्रिंटेड रहता है, फिर कुछ भी रहता है उसमें लगाया जाता है हर प्रोडक्ट में, ताकि जो भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में देता है। ठीक है ना, क्लियर। तो अब जानेंगे हम लोग का कौन कौन सा टाइप है लेबल का। तो पहला बड़ा बता रहा है कि ब्रांड लेबल। इसमें क्या है ब्रांड लेबल में, इसमें बस ब्रांड के बारे में बताता है। जैसे मान के चलिए आप टी शर्ट यूज कर रहे हैं, शर्ट यूज कर रहे हैं, जूता यूज कर रहे हैं, तो उसमें तो पूरा डिटेल में तो नहीं दिया रहेगा ना भाई। तो वहां पे बस अपना ब्रांड का नेम लिखा रहता है कि हाँ इस ब्रांड का आप शूज यूज कर रहे हैं, जूता यूज कर रहे हैं, शर्ट यूज कर रहे हैं, जीन्स यूज कर रहे हैं। तो बस उसमें एक्सप्रेस करता है अपना ब्रांड के बारे में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और जैसे अब हम लोग साबुन यूज कर रहे हैं तो साबुन में बस एक बड़ा सा लिखा रहेगा लक्स, हाँ पता चलेगा हाँ ये लक्स साबुन है, तो ब्रांड के बारे में बता रहा है। ओके, क्लियर है। ब्रांड लेवल में क्या आएगा, जहाँ पे बस अपना ब्रांड के बारे में बता रहा है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, स्मॉल इन्फॉर्मेशन बस अपना ब्रांड के बारे में दिया। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल में क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन रहता है प्रोडक्ट का फीचर के बारे में। ठीक है, यूजिंग इंस्ट्रक्शन, कैसे यूज करना है इस प्रोडक्ट को, कैसे हैंडल करना है, क्या क्या सिक्योरिटी है इस गुड्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है रहेगा, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा, कैसे हैंडल करना है, क्या फीचर रहेगा, तो इसमें डिटेल में बताया रहता है इसके बारे में। उसके बाद आता है इंफॉर्मेटिव लेवल। इसमें थोड़ा सा डिटेल रहता है। अब जैसे वहाँ पे फीचर बता रहा है प्रोडक्ट के बारे में, अब यहाँ पे पूरा फुल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जो प्रोडक्ट है कैसे यूज करना है, क्या उसका प्रोड्यूसर का नाम क्या है, मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है,
और कौन कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया गया है, ठीक है, सारा कुछ इसमें मेंशन रहता है प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर है कंसेप्ट। डिस्क्रिप्टिव में क्या रहेगा, बस उसको एक फीचर दिया रहता है, इंफॉर्मेटिव में इसी का पूरा डिटेल वर्जन में रहता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट रहता है ग्रेड लेवल। अब ग्रेड लेवल में क्या होता है, वही प्रोडक्ट का खुद ही एक ही मैन्युफैक्चर 3-4 प्रोडक्ट बनाता है, एक ही प्रोडक्ट बोलता है हाँ ये पूरा बहुत अच्छा क्वालिटी का है, सुपर क्वालिटी का, उससे थोड़ा लो क्वालिटी का, इससे थोड़ा लो क्वालिटी का, खुद ही अपना ग्रेड देता है कि हाँ जो मेरा एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जो बहुत बेटर है, एकदम हाई क्लास क्वालिटी का, दूसरा इससे थोड़ा सा कम क्वालिटी है, और एक इससे थोड़ा कम क्वालिटी है। तो ग्रेड लेवल में इसको ग्रेड में अपना ही प्रोडक्ट को शो करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों। तो ब्रांड लेवल में सिर्फ ब्रांड के बारे में बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव में फीचर बता रहा है, इंस्ट्रक्शन कर रहा है, हैंडलिंग यूज करने के बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेटिव में बहुत और थोड़ा बड़ा करके बता रहा है, डिटेल इंफॉर्मेशन बता रहा है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, नेम, इंटरमीडिएट, सारा कुछ इसमें बता रहा है। और ग्रेड में क्या बता रहा है, अपना प्रोडक्ट को ही कैटेगराइज कर दे रहा है कि बेटर प्रोडक्ट है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है, ये सुपर प्रोडक्ट है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है हमारा, एक्सप्लेन करना है वेरियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन सा बैरियर है जो हमारा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देता है। तो अभी डिस्कस करेंगे बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या पहला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, इसमें मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सिंबल, इसमें कंसर्न रहता है मीनिंग ऑफ वर्ड और सिंबल में। बढ़िया से मीनिंग नहीं समझाया जाता है, जो वर्ड बोलता है उसका मीनिंग ही नहीं क्लियर रहता है, या फिर उसका सिंबल में कुछ गड़बड़ी रहता है, तो हमारा सिमेंटिक बैरियर में आता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, दूसरा में टेक्निकल जार्गन हो सकता है, या फिर अनक्लेरिफाइड एजम्पशन हो सकता है, या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन हो सकता है। तो सिमेंटिक बैरियर में समझ गए हैं, जहां पे हमारा लैंग्वेज का लेके इशू हो रहा है, जहां पे हम लोग वर्ड्स का मीनिंग को ही नहीं समझ पा रहे हैं, उसका जो सिंबल यूज किया गया सिंबल को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिमेंटिक बैरियर में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट बता रहा है साइकोलॉजिकल बैरियर, इसी को बोलते हैं हम लोग इमोशनल बैरियर, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्ट एज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें माइंड का खिला रहता है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल का मतलब माइंड से रिलेटेड रहता है। जैसे लैक ऑफ अटेंशन, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो फिर कम्युनिकेशन आपको हुआ कहाँ, फिर बीच में तो इफेक्टिव हुआ ही नहीं। जो आपको बताना चाह रहे हैं वो तो आपके पास डायरेक्टली गए ही नहीं, क्योंकि लैक ऑफ अटेंशन, आपका अटेंशन कहीं और है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और है। दूसरा पॉइंट बता रहा है प्री मेच्योर इवेल्युएशन, थर्ड में है पुअर रिटेंशन, और फोर्थ में है डिस्ट्रस्ट। और नेक्स्ट है हमारा बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसमें क्या होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, अथॉरिटी रहता है, उसको प्रॉपर वे में उसको रेगुलेट नहीं किया जाता है, तो इसके कारण ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी के बारे में बात किया जाता है, उसको ठीक से फॉलो नहीं करता है, रूल जो भी बताया गया, रेगुलेशन बताया गया, उसको बढ़िया से रेगुलेट नहीं करता है, इसके कारण ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होता है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में क्या होता है भाई, तो जो बोथ होता है पर्सनल फैक्टर ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर में अफेक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सम ऑफ दिस बैरियर है। इसमें क्या होगा, पर्सनल बैरियर में एक अथॉरिटी के, हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है, फियर के कारण, डर के कारण बढ़िया से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसके कारण बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहता है, अगर कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी बात करना चाहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं है, बिना कॉन्फिडेंस का प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं हो सकता है। फिर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट हो सकता है, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिवनेस। यहाँ पे कुछ मेजर दिया गया, ये आपका पार्ट नहीं है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आपको छोड़ देना है। मेजर ऑफ ओवरकमिंग बैरियर, इसको कैसे बैरियर को हटाया जाता है इसके बारे में बताया गया, तो इसको, ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। उसमें पूछा गया कि डिफाइन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग को डिफाइन करना है, साथ में व्हाट आर इट्स मेन फीचर, कौन कौन सा इसका मेन फीचर उसको एक्सप्लेन करना है। तो पब्लिसिटी पढ़े और अब एडवर्टाइजिंग आ रहे हैं, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड फॉर बाय मेकर्स टू प्रमोट सम गुड्स एंड सर्विसेज। अब एडवर्टाइजिंग क्या होता है? ये पेड फॉर्म में रहता है, पेड फॉर्म में दिया जाता है उसको कुछ, उसके बाद वो प्रचार करता है अपना गुड्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ताकि हमारा अधिक से अधिक सेल इंक्रीज हो सके। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का मेन मकसद क्या रहता है? ताकि हमारा सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सके। यहाँ पे पेड फॉर्म में रहता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है। मे भी प्रोडक्ट्स कभी कभी सही नहीं भी रहता है, जो एडवर्टाइज कर रहा है खुद ही प्रोडक्ट को यूज नहीं करता हो, लेकिन वो पैसा के लिए ऐड कर रहा है, बता रहा है दूसरा को कि हाँ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना, ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है यार, ये पेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, ताकि प्रमोट करता है गुड्स और सर्विसेज को। क्लियर? अब कहाँ पे करता है भाई प्रमोट? या तो न्यूज़पेपर में करेगा, मैगजीन में करेगा, टीवी में करता है, रेडियो में करता है, अभी इंटरनेट का जमाना है तो इंटरनेट में हो रहा है। क्लियर? एडवर्टाइज क्या है? वही जो हम लोग देखते हैं ना यूट्यूब में, कुछ भी हम लोग वीडियो चलाते हैं, बस आ जाता है बीच में स्टार्टिंग में ही, फिर हम लोग इंतजार करते हैं कब स्किप का ऑप्शन आएगा, फट से स्किप दबाते हैं, तो वही हमारा एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, क्या क्या फीचर एडवर्टाइजिंग का? तो पहला बोल रहा है कि पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, हमेशा पेड फॉर्म में रहता है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो चार्ज तो करेगा ना, फ्री में तो कुछ करने वाले है नहीं। तो बोल रहा है इट इज पेड फॉर्म एज एडवर्टाइजिंग हैज टू पे फॉर एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब मीडिया वाला को पे करेगा स्पेस फॉर स्पेस, टाइम यूज टू कम्युनिकेट एंड मैसेज टू ही यूजर। पता नहीं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इशू लग रहा है लिखा हुआ। तो यहाँ पे पेड फॉर्म का मतलब सिंपल बोल रहा है कि जो भी कम्युनिकेशन है पेड फॉर्म में होगा, जो एडवर्टाइज करेगा वो लेगा, वो चार्ज करेगा, साथ में मीडिया जो यूज हो रहा है वो भी चार्ज करता है, स्पेस यूज हो रहा है, होर्डिंग लगता है, बड़ा बड़ा देखते हैं ना, बड़ा बड़ा शहर में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है, तो वो सब क्या है? सब पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही है। दूसरा बता रहा है इम्पर्सनलिटी है, और साथ में इम्पर्सनलिटी कैसे? तो एडवर्टाइजिंग प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया इन नॉन पर्सनल फॉर्म एज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज इवॉल्व बिटवीन सेलर एंड कस्टमर। यहाँ पे सबको बताया जा रहा है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, फेस टू फेस जाके नहीं बता रहा, कोई भी उसको जाके देख सकता है, बड़ा सा होर्डिंग लगा है आपका शहर में ही मान के चलिए, तो वहां पे क्या कोई भी जाके देख सकता है, प्रोडक्ट को देख सकता है ना कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट है इसमें, लेकिन फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है इसका सेलर और कस्टमर के बीच में। थर्ड पॉइंट बता रहा है आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, और साथ में एक स्पॉन्सर रहता है प्रोडक्ट को जो प्रचार करता है फर्म के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और जिसको हु पे फॉर एडवर्टीजमेंट, और जो स्पॉन्सर रहता है उसको फाइनली पेमेंट किया जाता है एडवर्टाइज के बारे में, जो एडवर्टाइज करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया एडवर्टाइजिंग का और इसका फीचर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है क्या? राइट ऑफ कंज्यूमर अवेलेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन कौन सा राइट अवेलेबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में? तो राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू चूज है, और राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट। ये सब राइट है। तो आप लोग पूरा डिटेल में हम बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जाइए प्लीज समरी में, यहाँ पे सारा ये सब टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन करना, तो प्लीज आप रेफर कीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा चैप्टर 15 से 20 मिनट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या लिमिटेशन है कंट्रोलिंग का? तो फर्स्ट बता रहा है कि कंट्रोल ओवर ओनली इंटरनल फैक्टर। जो कंट्रोलिंग है हम लोग हर जगह कंट्रोलिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कंट्रोलिंग करना है तो हम लोग अपना खुद में कर सकते हैं, दूसरे आदमी को तो कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं ना भाई। यहाँ पे मान के चलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है, अपना वो इंटरनल एक्टिविटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, लेकिन जो बाहर का फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके,
तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है कि ओनली कंट्रोल इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं कर सकता। जैसे प्रोडक्शन सेल उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, कॉस्ट को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया सरकार तो उसके पास कोई चांस नहीं। कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी को चेंज कर दिया गया तो वहां पे भी कुछ नहीं कर सकता है कंट्रोलिंग। ठीक है, क्लियर है। पहला क्या होना चाहिए, कंट्रोल ओवर ओनली इंटरनल फैक्टर। कंट्रोल कहां पे कर सकता है, ओनली इंटरनल फैक्टर पे। दूसरा बता रहा है डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड। हम लोग तो बोल दिए कि हाँ स्टैंडर्ड सेट करता है, लेकिन स्टैंडर्ड इतना इजीली सेट नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी बहुत सारा तिगड़ा भिड़ाना पड़ता है। जो एम्प्लॉय सब वर्क कर रहा है उसको हम लोग फुल्ली ट्रस्ट नहीं करेंगे, हाँ ये पूरा लॉयल कस्टमर एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा और जो भी हमारा रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा और जो भी हमारा स्टैंडर्ड है वो एक इक्वल वे में डिटरमाइन करके देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। पॉइंट बता रहा है डिफिकल्टी इन फिक्सिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे भी हमेशा गड़बड़ी होता है, तो इसके कारण भी कंट्रोलिंग इफेक्ट हो सकता है। और साथ में बोलता है बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। ये सब सब देखने के लिए बहुत सारा टेक्निक यूज किया जाता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जाता है और बाहर से भी इवन कितना बार वेंडर सबको भी बुलाया जाता है कि हम लोग किस प्रकार अपना कंट्रोलिंग को अच्छा कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है साथ में। ओके, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा है एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो क्या क्या एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, उसको एक्सप्लेन करना है। पहले मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो मार्केटिंग मिक्स ऐसा टूल है जिसके कारण अपना प्रोडक्ट का प्रमोट करता है ताकि मार्केट में उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा से सेल हो सके। यहाँ पे बढ़िया से दिया है पीपीटी, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंपल मीनिंग बता दें कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, तो ऐसा टूल है, मार्केटिंग टूल है जो अपना प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है, बार बार बताता है दूसरे को, एक प्रॉपर तरीका से सब कुछ सेट करता है ताकि मार्केट में अच्छे से प्रोडक्ट सेल हो सके। तो जो पहला मार्केटिंग मिक्स है वो हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कम्युनिटी प्रोडक्ट और बिल्ड द सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ इंडिविजुअल और द ग्रुप। हम लोग प्रोडक्ट जानते हैं, प्रोडक्ट क्या है, कोई भी एनीथिंग जिसका कुछ वैल्यू है मार्केट में और उसको जो सेल कर रहा है मार्केट में, ठीक है, कंज्यूमर का अपना यूज के लिए, तो वो हमारा प्रोडक्ट है। वो टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, सर्विसेज भी हमारा प्रोडक्ट में आता है। क्लियर है। और साथ में वो साइक्लिकल नेचर का भी होता है। कभी प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में ला रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्रचार किया तो बहुत ज्यादा सेल होगा, फिर धीरे धीरे सेल कम होगा, फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा फिर वो मार्केट से खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स। क्लियर है। इसके बाद दूसरा बता रहा है मार्केटिंग मिक्स का पॉइंट है प्राइस। प्राइस क्या है इसमें बता रहा है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का। क्यों भाई, तो जो प्राइस है वही अमाउंट जो है कस्टमर पे करने वाला है आपको। अब पे कब करेगा, जो प्रोडक्ट जो आप बेटर प्रोडक्ट बनाए हैं उस प्रोडक्ट को यूज करके अच्छे से सेटिस्फाई होगा तभी पे करेगा। तो जो प्राइस को सेट करना इतना आसान भी नहीं, बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है मार्केटिंग का कि प्राइस हम लोग कितना रखेंगे ताकि हमारा कंपटीटर सबसे भी हम लोग कम रखें या फिर अधिक रखें। प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी रहेगा, तो क्वालिटी भी डिपेंड करेगा प्राइस के हिसाब से। तो हमको अपना देखें कि हमारा जो कस्टमर है कौन से लेवल का कस्टमर है, किसके लिए प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं, है ना, पूरा बढ़िया क्वालिटी का बना या फिर एवरेज क्वालिटी का बना, क्योंकि फाइनली आपको डिसाइड तो वहाँ पे प्राइस का ही बात होगा। तो ऐसा प्राइस रखना है ताकि कंप्यूटर भी खुश रहे या फिर कंप्यूटर से मेरा ज्यादा सेल हो और कस्टमर भी इजीली हमारे पास आके खरीद सके। ठीक है, उसके लिए हम लोग डिस्काउंट सेट करते हैं, कस्टमर का जो लोकेशन है उसको भी देखते हैं, लिस्ट प्राइस देखते हैं। तो सारा कुछ सब डिसाइड किया जाता है कंपनी को। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता प्रोडक्ट रखे ताकि कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स का प्लेस है। अब प्लेस में क्या है, जहाँ पे हम लोग अपना गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब बता सकते हैं कि वो मार्केट प्लेस है
जहाँ पे हम लोग अपना गुड्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर प्रोडक्ट को हम लोग प्लेस कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट अपना बायर के पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। तो प्लेस हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ से हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है प्रमोशन, मार्केटिंग में इसका लास्ट पॉइंट है क्या, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या, अपना गुड्स को बारे में क्या करते हैं, दूसरा को एडवर्टाइज करते हैं, बताते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ प्रोडक्ट मार्केट में है, नया प्रोडक्ट आया है, इसका फीचर के बारे में बताया जाता है, इसका कैसे यूज करना है, सारा इस सबको यूज किया जाता है, ताकि हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनाए उसका प्राइस सेट किए, प्लेस को डिसाइड किए, अब हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं मार्केट में कि हाँ प्रोडक्ट है, और कस्टमर का अटेंशन को खींचते हैं, हाँ देखिए मार्केट में आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया, आप लोग इसको बाय करना है, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे रूल को फॉलो कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग करने का भी बहुत सारा तरीका, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, सेल प्रमोशन कर रहे हैं, यहाँ पे सारा ये प्रमोशन का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो कोई पूरा मॉडल 5 कंप्लीट आप लोग का कवर हो गया इस वीडियो में। तो अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है टॉपिक को और एक बार हम फिर से आप लोग के लिए बताएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग प्लीज मॉडल 1 2 3 4 इस यूट्यूब चैनल में है तो वहां पे जाइए, वहां से अच्छे से देखिए, सारा कुछ कवर हो जाएगा। साथ में समरी भी बना के डाल दिया गया है 2 चैप्टर का, तो उसको भी जाके क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में आप लोग को बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है TSM कॉमर्स गुरुकुल, वहाँ पे सारा PDF और नोट्स अच्छे से मिल जाएगा आपको। और कुछ ज़्यादा इशू होगा तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर में, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन चल रहा है, अच्छे से खूब रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का।